सर सब ग्रुप में डाल देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मिशन 50 के करंट अफेयर सीरीज में जोरदार, धमाकेदार, शानदार स्वागत आपका हम करते हैं। तो आज फिर से बेहतरीन करंट आपके सामने मैं लाया हूं। बस उसी एनर्जी के साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए और तोड़ते रहिए, फोड़ते रहिए और बेहतर करते रहिए। सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं। सभी लोग जुड़ जाओ, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए इस चैनल से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का सीरीज। चलिए तो सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए, लोगों को जोड़ लीजिए। अर्चना यादव, संजना कुमारी, राहुल कुमार, सभी लोग जल्दी से जुड़िए। आतिश डी पांडे, दर्शन सिंह पटेल, अर्चना यादव, काजल गुप्ता, सभी लोग जुड़ जाइए। इंदर रजक, राहुल राणा, चंदा कुमारी, किरण कुमारी, सभी लोग को गुड इवनिंग, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का जोरदार स्वागत है इस चैनल पर। बस लगातार जुड़ जाइए और मेहनत करिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, केवल मेहनत का विकल्प मेहनत है। जितना मेहनत करोगे उतना ही बड़ा फल मिलेगा। और लगातार मेहनत करो, चूंकि इस बार सीट ज्यादा है तो परीक्षा देने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा है, कंपटीशन भी ज्यादा है। अतः आप हल्के में न लें, मेहनत करें। हम आपके साथ हैं पसीना बहाने के लिए। बस आप मेरा साथ दो, लगातार सेशन को शेयर कर दो। अपने अपने मित्रों को, कम से कम एक लड़का पढ़ने वाले 10 लड़कों के पास शेयर करेगा। लगातार शेयर कर दो और लगातार जुड़े रहो और रिवीजन करते रहो। तो चलिए भैया, आज का पहला करंट हम लोग देखते हैं। आज का पहला करंट है, आज का जो पहला करंट है वो करंट है भारतीय महिला टीम के बल्लेबाज ऋचा घोष न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के तरफ से सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है। 26 गेंद में 50 रन। आज कल मैच था भारत और न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम का। उसमें सबसे कम गेंद में भारत में अभी तक जितने भी भारतीय प्लेयर हैं, जितने भी भारतीय क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर हैं, उनमें सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड दुनिया में नहीं, भारतीय क्रिकेटर में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया? ऋचा घोष। इन्होंने 26 गेंद में
अर्धशतक यानी 50 रन बनाए हैं। सामने ऋचा घोष का पिक है, आप देख लीजिए। ऋचा घोष ने 26 गेंद में 50 रन पूरे किए। किसके खिलाफ है मैच था, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला करंट अफेयर है दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका के देश है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है मेरे भाई? कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। कोलंबिया की राजधानी बगोटा। दक्षिण अमेरिका के देश कोलंबिया में महिलाओं को गर्भपात अधिकार दे दिया गया है। अब महिलाएं 24 सप्ताह तक के बच्चे को क्या कर सकती हैं? गर्भपात करा सकती हैं। यदि गर्भ धारण किए 24 सप्ताह यानी कि 6 महीने, अगर गर्भ धारण करने का आपको क्या हो गया भैया, कितना होता है? 1 सप्ताह, 4 सप्ताह में 1 महीने होते हैं, तो 4 छक 24 यानी 6 महीने अगर आप गर्भ धारण कर चुके हैं तो 6 महीने तक आप क्या कर सकते हैं? गर्भपात यानी कि बच्चे को खत्म करवा सकते हैं। यानी कि ये कोलंबिया में महिलाओं को पहली बार अधिकार मिला है। कोलंबिया के महिलाओं को अधिकार मिला है कि यदि गर्भपात आप चाहते हैं तो कराइए, लेकिन 24 सप्ताह के बाद नहीं करा सकते। यदि बच्चा 24 सप्ताह तक का है तो आप गर्भपात करा सकते हैं। इंडिया में भी पहले 24 सप्ताह था, लेकिन उससे इंडिया में अब क्या कर दिया गया है? बढ़ा के 36 सप्ताह कर दिया गया है। कुछ कंडीशन में इंडिया में अब 36 सप्ताह भी कर दिया गया, लेकिन कोलंबिया में कितना दिया गया है? 24 सप्ताह। मैप की बात करो तो देखो ये कोलंबिया देश है। कोलंबिया की राजधानी बगोटा। कोलंबिया के जस्ट नीचे कौन सा देश है? इक्वेडोर है, इसकी राजधानी क्विटो। कोलंबिया के जस्ट नीचे में पेरू भी है, इसके बाद ब्राजील भी है। पूछा जाए कि कोलंबिया को कौन कौन सा देश छूता है तो इक्वेडोर छूता है। कोलंबिया को कौन कौन छूता है भाई? इक्वेडोर, पेरू और ब्राजील। कोलंबिया किससे घिरा हुआ है? दक्षिण अमेरिका में किससे घिरा हुआ है? इक्वेडोर, पेरू और ब्राजील। ऊपर से बात करेंगे तो पनामा। ऊपर से कौन छूता है? पनामा। यानी पूछा जाए पनामा। और पूरब की बात करो तो किससे छूटा हुआ है भैया? तो वेनेजुएला। यानी कोलंबिया कितने देशों से घिरा हुआ है? कोलंबिया कितने देशों से घिरा है भैया? पनामा 1 हो गया, वेनेजुएला 2 हो गया, ब्राजील 3 हो गया, उसके बाद पेरू 4 हो गया, इक्वेडोर 5। यानी कोलंबिया 5 देशों की सीमा को साझा करता है। कोलंबिया 5 देशों के सीमा को साझा करता है। वेनेजुएला, ब्राजील, पेरू, इक्वेडोर और पनामा, ये 5 देश। कोलंबिया की राजधानी बगोटा। इतनी बातें आप याद रखिए। हाल ही में कोलंबिया की सरकार ने 24 सप्ताह के बच्चे यदि आपके पेट में है, गर्भ में है, तो आप गर्भपात करवा सकते हैं। 24 सप्ताह आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, अगले करंट अफेयर को आते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर भैया बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार सरकार से जुड़ा हुआ। बिहार सरकार का सबसे बड़ा ध्यान है नशा मुक्ति। बिहार में किस तरीके से नशा मुक्ति हो, खासकर शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार ने बहुत कड़े स्टेप लिए हैं। सरकार को लगा कि कंट्रोल नहीं होगा मैटर, तो सरकार ने क्या किए हैं? शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने बेंगलुरु की कंपनी से हेलीकॉप्टर खरीदने का करार किया है। यह हेलीकॉप्टर कैसा होगा भैया? ड्रोन हेलीकॉप्टर होगा। यह ड्रोन हेलीकॉप्टर होगा 4 सीट वाला। यह क्या करेगा? हवाई जहाज से उड़ के अब शराबबंदी कानून की जांच पुलिस तो करेगी, साथ में अब हवाई जहाज उड़ के घूमता रहेगा। अब देखता रहेगा कोई शराब बेच तो नहीं रहा, कोई शराब पी तो नहीं रहा। अब हेलीकॉप्टर से शराबबंदी कानून को लागू करवाया जाएगा। पकड़े गए तो वहीं से आपको ड्रोन कैमरा लगा रहेगा, फोटो खींचेगा और लोकेशन में जाके आपको ट्रेस करके वहां से जेल भेज दिया जाएगा। अब देखिए क्या होता, क्या क्या गुल खिलाते हैं। तो भैया एक अब लिख लीजिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, पूछा जाएगा प्रश्न, हेलीकॉप्टर ड्रोन शराबबंदी कानून को लागू करवाने के लिए हेलीकॉप्टर ड्रोन की मदद ली जाएगी। शराबबंदी कानून को लागू करवाने के लिए किसके द्वारा मेरे भाई? तो बिहार सरकार के द्वारा। कहां से खरीदा जाएगा? बेंगलुरु की कंपनी से खरीदा जाएगा। क्या? हेलीकॉप्टर ड्रोन। किस लिए? शराबबंदी कानून को लागू करवाने के लिए। बिहार पहला राज्य बन गया जो शराबबंदी कानून को लागू करवाने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का सहारा ले रहा है। पता नहीं कितनी बड़ी आपदा आ गई है। बिहार सरकार में शराब को क्या घोषित कर दिया गया? आपदा घोषित कर दिया गया है। चलो नेक्स्ट आते हैं, आगे आते हैं। अगला करंट है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन।
नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन NBA, ये काम करता है NAAC के अंदर। किसके अंदर काम करता है भाई? ये काम करता है NAAC के अंदर काम करता है, NAAC, NAAC। तो भैया अभी नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन ये एक सर्टिफिकेट है विश्वविद्यालय को उच्च गुणवत्ता के लिए, विश्वविद्यालय में बेहतर शिक्षा के लिए एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। उस सर्टिफिकेट का नाम है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन। ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन बन गया? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। भारत का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसे NBA का सर्टिफिकेट मिला है, NBA सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया। देखिए सामने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का पिक दे दिया हूं। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी कहां है भैया? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कैपिटल म्यूजियम है जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया हुआ है। तो भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय जिसे NBA का सर्टिफिकेट मिला है, नोट कर लीजिएगा। अगले करंट अफेयर में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट करंट है, हाल ही में मत्स्य पालन सम्मेलन, मत्स्य पालन सम्मेलन, मत्स्य कार्य की पुष्टि करने वाला विश्व का 7वां देश कौन बन गया है? केन्या। मत्स्य पालन सम्मेलन जो है उसमें एक मत्स्य कार्य है, उसकी पुष्टि करने वाला दुनिया का कितवां देश बन गया? 7वां देश बन गया केन्या। केन्या दुनिया का 7वां देश बन गया जो मत्स्य पालन सम्मेलन का जो प्रोटोकॉल है उसको लागू किया है। मत्स्य पालन सम्मेलन प्रोटोकॉल को लागू करने वाला 7वां देश कौन बन गया? केन्या। सामने केन्या का मैप दिया हुआ है, देख लो सामने केन्या का मैप दिया हुआ है। केन्या, केन्या के बाउंड्री किससे लगता है भैया? युगांडा। केन्या की बाउंड्री किससे लगता है? युगांडा से। केन्या की बाउंड्री किससे लगता है? तंजानिया से। युगांडा, तंजानिया, ऊपर में इथोपिया, इधर में सोमालिया। तो केन्या की बाउंड्री किससे लग रहा है भाई? किससे लग रहा है? इथोपिया, सोमालिया, इधर तंजानिया, इधर युगांडा। अब देखिए यहां पर एक दिख रहा है, केन्या के सीमा पर एक बहुत बड़ा वाटर दिख रहा है, वाटर मास। ये विक्टोरिया झील है। कौन सा झील है भैया? विक्टोरिया। केन्या की राजधानी कहां है? नैरोबी। केन्या की राजधानी कहां है भैया? तो नैरोबी। देखिए सामने में नैरोबी दिया हुआ है। तो केन्या की राजधानी नैरोबी है। और केन्या, तंजानिया और युगांडा के बाउंड्री पर कौन सा झील है? केन्या, तंजानिया, युगांडा, इन तीनों के बाउंड्री पर कौन सा झील है? लिख लो, विक्टोरिया झील। अब विक्टोरिया झील अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील किसके सीमा पर है? केन्या, तंजानिया, युगांडा। केन्या, केन्या, तंजानिया और युगांडा। केन्या, तंजानिया और युगांडा के सीमा पर कौन सा झील है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील है और दुनिया की एकमात्र झील है। विक्टोरिया दुनिया की एकमात्र झील है जहां से इक्वेटर गुजरती है, विषुवत रेखा। विक्टोरिया झील दुनिया की एकमात्र झील है जहां से इक्वेटर यानी विषुवत रेखा गुजरती है। क्वेश्चन आ जाए कौन सी दुनिया की झील है जहां से विषुवत रेखा या इक्वेटर गुजरती है? तो कौन है भैया? विक्टोरिया झील। अब विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? ब्लू नील। लिख लीजिए, ब्लू नील, सॉरी ब्लू नील नहीं भाई, व्हाइट नील, व्हाइट नील। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है भैया? सफेद नील। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी कहां से निकलती है भाई? तो विक्टोरिया झील से। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, नील नदी में भी व्हाइट नील, ये कहां से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। तो विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा और तंजानिया के सीमा पर है। और मत्स्य सम्मेलन की प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का 7वां देश कौन बन गया? केन्या। और केन्या की राजधानी नैरोबी। और नैरोबी में क्या है भैया? लिख लो, UNEP का हेडक्वार्टर है। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां है? केन्या में है। नोट कर लीजिए, इसका स्थापना 1972 में की गई थी। UNEP, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी में UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र
पर्यावरण कार्यक्रम जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी, उसका हेडक्वार्टर केन्या की राजधानी नैरोबी में है, नोट कर लीजिए। और विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या और तंजानिया के सीमा पर है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील है और यहां से विषुवत रेखा गुजरती है, यहां से व्हाइट नील निकलती है। इन सारी बातों को याद करो, एक प्रश्न नहीं छूटने वाला, जुड़ते रहो और लोगों को जोड़ते रहो फटाफट। भारत का पहला क्या भाई, भारत का पहला केबल ब्रिज, भारत का पहला केबल ब्रिज कहां बनाया गया है? भारत का पहला केबल ब्रिज ये अंजी नदी पर बनाया गया है, जम्मू कश्मीर के रियासी, नोट कर लीजिए, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के अंजी नदी पर भारतीय रेलवे ने क्या बनाया है? भारत का पहला केबल ब्रिज। केबल मतलब तार से बना हुआ, तार से बना हुआ का मतलब पूरा का पूरा ब्रिज खंभे पे नहीं है बल्कि तार में टांगा हुआ है, इस तरह से, समझ आ रहा है बात ना? वायर के माध्यम से पूरे ब्रिज को क्या कर दिया गया है? टांग दिया गया है। सामने देखिए, इस ब्रिज का चित्र मैंने दे दिया है सामने, इस ब्रिज को आप देख सकते हैं। भारत का पहला केबल ब्रिज किसने बनाया? भारतीय रेलवे ने बनाया। कहां बनाया? जम्मू कश्मीर के रियासी में। कहां बनाया? जम्मू कश्मीर के रियासी में बनाया। और किस नदी पर बनाया? अंजी नदी। किस नदी पर बनाया? अंजी नदी पर बनाया, नोट कर लीजिए, अंजी नदी पर बनाया। और मैं बता दूं कि रियासी, जम्मू कश्मीर का जो रियासी है वो एंथ्रासाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है, नोट कर लीजिए, एंथ्रासाइट कोयला। जम्मू कश्मीर के रियासी में क्या मिलता है मेरे भाई? एंथ्रासाइट कोयला मिलता है, नोट कर लीजिए। जम्मू कश्मीर के रियासी में एंथ्रासाइट, आपने सुना होगा कोयला के प्रकार, कोयला के 4 प्रकार सुने होंगे आप, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, सुने हैं ना आप लोग? आप जानते हैं कि भारत में ज्यादातर बिटुमिनस कोयला है। पूरा झारखंड, पूरा बंगाल, पूरा उड़ीसा, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा महाराष्ट्र, कौन सी कोयला मिलता है? बिटुमिनस। क्या मिलता भैया? बिटुमिनस कोयला। लिग्नाइट कोयला केवल तमिलनाडु में मिलता है। और एंथ्रासाइट कोयला जम्मू कश्मीर के रियासी में और कुछ सिक्किम में रिंगित नदी के आसपास, सिक्किम में रिंगित नदी के आसपास एंथ्रासाइट कोयला मिलता है और जम्मू कश्मीर के रियासी में एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। इसका मतलब यह है कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा मिलता है? बिटुमिनस। सारा का सारा कोयला बिटुमिनस है। इंडिया का 98% कोयला बिटुमिनस है, जो झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सारा का सारा कोयला बिटुमिनस है। लेकिन बाकी 98% के बाद जो 2% है उसमें लिग्नाइट तमिलनाडु के नवेली में मिलता है, लिग्नाइट तमिलनाडु के नवेली में, और एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर के रियासी में और सिक्किम के रिंगित नदी के आसपास क्या मिलता है? एंथ्रासाइट कोयला। अब पीट जो होता है, पीट वो सबसे घटिया कोयला होता है, हर जगह मिला जुला रूप में मिलता रहता है। वो क्लियर है? तो रियासी अब समझ गए। यहां पर अंजी नदी पर पहला वायर से बना हुआ, तार से बना हुआ क्या बना है? ब्रिज बना है। किसने बनाया है? भारतीय रेलवे ने बनाया है। और वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है जी? अश्विनी वैष्णव। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। नोट कर लीजिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और हाल में मैंने बताया था रेल कौशल विकास योजना, याद है आप लोगों को? अश्विनी वैष्णव जी ने रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। रेल कौशल, उसमें बच्चों का चयन होना था मैट्रिक में प्राप्त अंकों के आधार पर, और उनको ट्रेनिंग दी जानी थी 4 सेक्टर में। ट्रेनिंग कौन देना था, किसे देना था? तो DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी के द्वारा ट्रेनिंग मिलना था। अब बड़ोदरा के रेलवे कॉलेज के द्वारा क्या मिलना था? सर्टिफिकेट। क्लियर है? कि आप लोग पुराने नोट्स को ही पढ़ते रहिए, सब कुछ पढ़ाया हूं। आज ये मेरा 24वां या 25वां सेशन चल रहा है। अरे भाई, इतना ज्यादा करंट करा दिया हूं, इतना बेहतरीन करंट करा दिया हूं। रिवीजन करिए। बिना रिवीजन के कोई अगर चाहता है कि मैं पास कर जाऊंगा, असंभव है। रिवीजन जरूरी है। चलो भैया, इजराइल ने हाल ही में नौसेना वायु रक्षा प्रणाली, जिसका नाम क्या दिया है? सी डोम नाम से इजराइल ने हाल ही में अपनी नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का
सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और साथ ही साथ कल ही मैंने पढ़ाया था, रिवीजन के लिए डाल दिया हूं, इजराइल ने नागरिक क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने का परमिशन भी दे दिया है। कल बताया था कि दुनिया का पहला देश है इजराइल जिसने सिविलियन एरिया में, सिविलियन एरिया का मतलब जहां उसके आम लोग रहते हैं, उस क्षेत्र में ड्रोन को उड़ाने का परमिशन देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? इजराइल। और इजराइल ने अपनी नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम विकसित किया है। सी डोम याद रखिएगा। और अभी कुछ दिन पहले चर्चा में था एक एप्लीकेशन पेगासस, सुना होगा आपने। यह भी किसने डेवलप किया था? इजराइल ने। लोगों की जासूसी करने के लिए, लोगों की जासूसी करने के लिए पेगासस एप्लीकेशन इजराइल ने डेवलप किया। लेकिन भारत में भी वो चर्चा में था, क्योंकि विपक्ष के पार्टियों का आरोप है कि सरकार पेगासस एप्लीकेशन खरीदेगी इजराइल से, और खरीद के राहुल गांधी से लेके सबकी जासूसी कराएगी, कौन कहां क्या बतिया रहा है। समझ बात? तो पेगासस एप्लीकेशन किसका था मेरे भाई? नोट कर लो, इजराइल का। सी डोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली किसने बनाया? इजराइल। और इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया जिसने अपने नागरिक क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की इजाजत दी। अब बात चली है ड्रोन की, तो बिहार सरकार ने शराबबंदी के लिए किसको यूज करेगा? ड्रोन। अभी कृषि क्षेत्र में दवाई के छिड़काव के लिए भी 100 ड्रोन को लॉन्च किया है। किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो सारी बातों को याद रखो, आजकल सब कुछ ड्रोन से हो रहा है। चलो सामने में देखो, यही है सी डोम, नौसेना वायु रक्षा प्रणाली। सी डोम का मैंने चित्र बना दिया है। आगे चलते हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम, इजराइल का प्रमुख शहर तेल अवीव। इजराइल की राजधानी यरूशलेम और इजराइल का मुख्य शहर कौन सा है? तेल अवीव। इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला करंट है भैया, यह अडानी ग्रुप। अब कुछ दिन पहले सुना होगा कि अंबानी को पीछे छोड़ते हुए, अमीरी के मामले में, रिचनेस के मामले में अंबानी को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे रिच पर्सन कौन बन गए? अडानी। भारत के सबसे रिच पर्सन कौन बन गए भैया? अडानी। इसको भी याद रखो। और अभी क्या है, हाल ही में भारत के अडानी समूह में हाइड्रोजन ईंधन सेल को बनाने के लिए, अडानी समूह जो है भारत का, उसने हाइड्रोजन ईंधन सेल को बनाने के लिए कनाडा की कंपनी बल्लार्ड पावर सिस्टम से क्या किया है? समझौता किया है। नोट कर लीजिए, कनाडा की कंपनी बल्लार्ड पावर सिस्टम से समझौता किया अडानी समूह। किस बात को लेकर? तो हाइड्रोजन ईंधन। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इनका ध्यान या तो सोलर एनर्जी पर है या तो हाइड्रोजन एनर्जी पे है, क्योंकि हाइड्रोजन को हरित ईंधन माना जाता है, हाइड्रोजन को पॉल्यूशन फ्री फ्यूल माना जाता है। इसलिए हाइड्रोजन उत्पादन पर सरकार का काफी जोर है। और हाल ही में इंदौर में मोदी जी ने क्या किया है? बायो सीएनजी प्लांट। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहां लगाया गया? इंदौर में। और मोदी जी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा धन गोबरधन। सबसे बड़ा धन कौन सा धन है भैया? गोबरधन। इस गोबरधन से कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो भाई सेशन से जुड़ जाओ। सेशन से सब लोग जुड़ते नहीं हो, जल्दी से सेशन से जुड़ जाओ मेरे भाई। तो अडानी समूह ने किससे किया समझौता? बल्लार्ड पावर सिस्टम, कनाडा के। किसके लिए? तो हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए। ये अडानी समूह के चीफ का चित्र मैंने दे दिया। कनाडा की राजधानी कहां है? कनाडा की राजधानी ओटावा। कनाडा की राजधानी कहां है मेरे भाई? ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा। और कनाडा जब आ गया तो एक बहुत बड़ी बात लिख लो, अभी लिख लो, एग्जाम में आता है। सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे लंबा समुद्र तट किस देश का है? सबसे ज्यादा समुद्र तट की लंबाई किस कंट्री में है? जल्दी नोट कर लो, ये कनाडा में है। सबसे ज्यादा समुद्र तट की लंबाई किस देश का है? समुद्र को छूने वाला सबसे ज्यादा लंबाई में कौन देश है? तो कनाडा। कनाडा समुद्र को सबसे ज्यादा लंबाई में छूता है। कनाडा समुद्र तल को सबसे अधिक लंबाई में छूता है। तो भैया अडानी समूह ने कनाडा के बल्लार्ड पावर सिस्टम से क्या किया है? समझौता, हाइड्रोजन ईंधन सेल बनाने के लिए। और कनाडा दुनिया का सबसे ज्यादा लंबाई में समुद्र को छूने वाला देश है। सबसे ज्यादा लंबी समुद्र तट किस देश का है भैया? कनाडा का। तुरंत लिखो, अभी लिखो, हर बार पूछता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है।
कनाडा की राजधानी ओटावा, और अंबानी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का नहीं, भारत के सबसे रिच पर्सन कौन बन गए? अडानी भाई बन गए। अगला ये नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एथलीट आयोग, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है भैया? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं थॉमस बाख। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है जी? थॉमस बाख। लेकिन इस कमेटी ने एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना है? एम्मा टेहरो, सामने देखिए, ये महिला है एम्मा टेहरो। इन्हें एथलीट आयोग का क्या बनाया है? अध्यक्ष बनाया है। नोट कर लीजिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया है? एम्मा टेहरो को। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है भैया? थॉमस बाख। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चेयरपर्सन कौन है भाई? थॉमस बाख। और इस कमेटी ने एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया है? एम्मा टेहरो को। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट की ओर। क्रिकेट से भैया एक उदास भरा खबर यह है कि एक भारतीय महिला क्रिकेटर, महान क्रिकेटर जिनका नाम है वी.आर. वनिता, प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी वी.आर. वनिता ने हाल ही में महिला क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से, T20, टेस्ट, वनडे, सबसे संन्यास लेने की बात कह दी है। ये भैया महान खिलाड़ी, बैट्समैन, बल्लेबाज जिनका नाम है वी.आर. वनिता, इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नोट कर लीजिए नाम, वी.आर. वनिता, सामने मैंने चित्र दे दिया है। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से क्या कर लिया? संन्यास ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला करंट भी है ताज महोत्सव। सामने देखो, ताज का चित्र मैंने दे दिया है। वह ताज के पास चल के चाय पीना है। तो उत्तर प्रदेश के ताज महोत्सव कहां हो रहा है भैया? ताज महोत्सव हर साल आगरा में होता है। ताज महोत्सव हर साल कहां होता है जी? आगरा में। और एक चीज और लिख लो, यूपी वालों खास करके, बटेश्वर का मेला, बटेश्वर मेला ये भी कहां लगता है भैया? आगरा में। आगरा में ही लगता है बटेश्वर पशु मेला। बटेश्वर जैसे सोनपुर मेला है ना बिहार में, वैसे ही आगरा में बटेश्वर पशु मेला लगता है। ताज महोत्सव भी कहां लगता है? आगरा में। इस बार 20 से 29 मार्च के बीच होगा। इस बार घोषणा किया गया है 20 मार्च यानी होली के 2 दिन बाद। होली कब है जी? 18 मार्च को। 20 मार्च से लेकर 29 मार्च के बीच क्या होगा? ताज महोत्सव ये होने वाला है। ताजमहल नाम सुना है आप लोगों ने? ताजमहल का निर्माण शहंशाह शाहजहां किसने करवाया था भैया? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। और मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी। और मुमताज महल का बचपन का नाम आरजुमंद बानो बेगम। मुमताज महल के बचपन का नाम आरजुमंद बानो बेगम। किसकी बेटी थी? असफ खां। किसकी बेटी थी? असफ खां। और किसकी भतीजी थी? नूरजहां की। नूरजहां की भतीजी असफ खां की बेटी से शाहजहां ने क्या किया था? विवाह। और मुमताज महल, आरजुमंद बानो बेगम बचपन का नाम, बाद में क्या बनी? मुमताज महल। उसकी याद में क्या बना? ताजमहल। और सुन लो, शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। उसने भी क्या किया? अपने पिताजी के कॉपी करते हुए उसने भी अपनी बीबी की याद में क्या बनवाया? ताजमहल। अपनी बीबी की याद में इसका बेटा औरंगजेब ने भी बनाया ताजमहल। वो बनाया औरंगाबाद में। उसको कहां बनवाया? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। उसे कहते हैं बीबी का मकबरा। उसे कहते हैं बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा। क्वेश्चन आता है कि डुप्लीकेट ताजमहल या दूसरा ताजमहल के नाम से कौन जाना जाता है जी? बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। बीबी का मकबरा नोट कर लीजिएगा, शाहजहां ने बनवाया आगरा में ताजमहल। और दूसरा ताजमहल कहां बना है भैया? ये बना है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। नोट कर लीजिए। वैसे आगरा की बात चली है, अगर बात चली आगरा की तो बिना घूमे कैसे जाओगे? आगरा में अकबर ने बनवाया ताजमहल, आगरा में अकबर ने बनवाया लाल किला। आगरा में शाहजहां ने क्या बनवाया? ताजमहल। और अकबर ने क्या बनवाया? लाल किला। वैसे बता दें कि पूरे भारत में
अब तो पाकिस्तान में चला गया लाहौर, लेकिन पूरे भारत की बात करें, संपूर्ण भारत की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, मान लो, तो अकबर ने कितने लाल किला बनवाए? 3। इलाहाबाद का लाल किला, आगरा का लाल किला और लाहौर का लाल किला। ये तीनों लाल किला किसने बनवाए? अकबर ने। खाली दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया, और इलाहाबाद का लाल किला, आगरा का लाल किला और लाहौर का लाल किला किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया था। और बात सुन लो, इत्माद-उद-दौला का मकबरा ये भी कहां है? आगरा में। तो आगरा में 3 बात याद रखो, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया आगरा में, इत्माद-उद-दौला का मकबरा, इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में बनवाया नूरजहां ने, नूरजहां ने बनवाया इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में, और लाल किला अकबर ने बनवाया आगरा में। और जामा मस्जिद, जामा मस्जिद सिर्फ दिल्ली में नहीं है, आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जहांआरा। आगरा के जामा मस्जिद किसने बनवाया? जहांआरा बेगम, शाहजहां की बेटी जहांआरा ने आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, आगरा के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। आगरा के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। दिल्ली के लाल किला नहीं, आगरा के लाल किले में। तो इतना सारा बिल्डिंग याद रखो, क्या क्या याद होना है? ताजमहल आगरा का शाहजहां ने बनवाया, आगरा के लाल किला अकबर ने बनवाया, लाल किले के अंदर मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया, इत्माद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया, और जामा मस्जिद आगरा का जहांआरा ने बनवाया। इतना सारा बिल्डिंग कहां है? आगरा में। इतना याद कर लो। और बाबर को दफनाया गया था पहले कहां? आगरा में। बाबर जब मरा तो उसे पहले आगरा के राम बाग में दफनाया गया था, बाद में उसे काबुल में दफनाया गया। इतनी बातें याद रखो। तो भैया ताज महोत्सव 20 से 29 मार्च के बीच कहां होगा? आगरा में। और आगरा में कौन सी मेला लगता है? बटेश्वर मेला। इतना याद रख लेना, पशु मेला है बटेश्वर। नेक्स्ट आते हैं, आगे चलो, सेशन को शेयर कर दो, सेशन को लगातार सबके साथ शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक लोग तक ये बात पहुंच सके। 19 फरवरी 2022 को, 19 फरवरी 2022 यानी आज से करीब 3-4 दिन पहले नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, मतलब कि नेविगेशन का मतलब क्या होता है? दिशा दिखाने वाला ऐसा सिस्टम जो आपको डायरेक्शन बताए उसे बोलते हैं नेविगेशन। तो मेरे भाई, नाव को, जहाज को नदी में नेविगेशन करने के लिए एक क्या बनाया गया है? मोबाइल ऐप। किसने बनाया है? असम सरकार। नदियों में रात को नेविगेशन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? असम। नदी में अभी तक क्या था? समुद्र में। नेविगेशन कहां करना होता था? समुद्र में, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा समुद्र था, वहां डायरेक्शन आप भटक सकते थे। लेकिन अब नदी में भी नेविगेशन के लिए, रात के समय नदी में डायरेक्शन का पता लगाने के लिए क्या किया है? असम सरकार ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है असम। और मेरे भाई जान जाओ, ये मोबाइल एप्लीकेशन का पहले प्रयोग कहां किया जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी में। इस मोबाइल एप्लीकेशन का पहली बार प्रयोग कहां किया जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी में। नोट कर लो, नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया असम। और यह एप्लीकेशन कहां चलेगा? जल्दी बताओ। ब्रह्मपुत्र नदी में चलेगा। और ब्रह्मपुत्र नदी की बात अगर करें तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। नोट कर लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं मेरे भाई? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। और एक बात और जान जाओ मेरे भाई, ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी का एक द्वीप है माजुली, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। नोट कर लो, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन है जी? माजुली। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली कौन नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र। कौन नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र। और एक बात और जान जाइए, यहां पर माजुली भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला है।
भारत का एकमात्र द्वीपीय आइलैंड के फॉर्म में भारत का कोई जिला नहीं है। भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला कौन है भैया? माजुली। ओनली वन डिस्ट्रिक्ट, ओनली वन आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज माजुली। माजुली भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला है। नोट कर लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कब नाम दर्ज किया गया? 2016 में। 2016 में माजुली को सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में, सबसे बड़े रिवर आइलैंड के रूप में माजुली को 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। तो ब्रह्मपुत्र नदी में रात के समय नेविगेशन करने के लिए क्या लाया गया? नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन। एक अंतिम बात नोट कर लो, ब्रह्मपुत्र नदी काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी काजीरंगा का मतलब जहां एक सिंह वाला गैंडा मिलता है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह वाले गैंडे के लिए। तो एक सिंह वाला गैंडा, वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए कौन प्रसिद्ध है? काजीरंगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र। इतनी बातें याद रखो, एक प्रश्न नहीं छूटना है, चाहे वो भूगोल का हो चाहे वो इतिहास का हो। बस लगातार सेशन से जुड़े रहो, लोगों को जोड़ते रहो। 20 फरवरी 2022 को भारतीय पुरुष टीम आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है। यानी आईसीसी की तरफ से भारतीय क्रिकेट टीम को वनडे में क्या मिला है? पहला स्थान। आईसीसी की तरफ से क्या मिला है भैया? पूछा जाए कि बहुत दिनों बाद, काफी वर्षों बाद भारत को पहली बार क्या मिला? फर्स्ट रैंक मिला। आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहां है जी? दुबई में। कहां हेडक्वार्टर है? दुबई। नोट कर लीजिए, भारत को क्या दिया है? वनडे रैंकिंग में कैवा स्थान मिला है? पहला स्थान। होना भी चाहिए। लगातार सुपड़ा साफ कर दिया वेस्ट इंडीज का, वनडे में भी और T20 में भी। अभी सुना आपने, लगातार 9 मैच, T20 का 9 मैच जीतने वाला दुनिया का पहला टीम कौन बन गया? भारत। T20 मैच 9 मैच लगातार जीतने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। वनडे 1000 वनडे खेलने वाला दुनिया का एकमात्र देश कौन बन गया? भारत। भारतीय क्रिकेट टीम ने 1000 वनडे मैच खेल लिया। ऐसा कारनामा करने वाला इंडिया पहला देश है। T20 में लगातार 9 मैच जीतने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? भारत। नोट कर लीजिएगा। आगे आइए, नेक्स्ट। अभी आज न्यूज है कि रूस की सेना घुस चुकी है। कहां? रूस की सेना घुस चुकी है यूक्रेन में। देखो मेरे भाई, ये जो यूक्रेन का जो ये क्षेत्र है, रूस की सेना यहां प्रवेश कर गई है। इसी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में ही प्रवेश किया है। इस क्षेत्र का नाम है डोनेत्स्क और लुहांस्क। लिख लीजिए, पूछा जाए कि रूस की सेना कहां प्रवेश किया है? खूब चर्चा में है। कहां प्रवेश किया? डोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र में। नोट कर लीजिए, यह अभी काफी चर्चा में है। यहां अभी रूस की सेना प्रवेश कर गई है, डोनेत्स्क में और लुहांस्क में। यूक्रेन का जो ये क्षेत्र है, नोट कर लीजिए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में भारी मात्रा में कोयला मिलता है। डोनेत्स्क या डोनाबास, इसी क्षेत्र का नाम है डोनाबास भी। डोनाबास बोलिए या डोनेत्स्क बोलिए, इस क्षेत्र में भारी मात्रा में कोयला मिलता है। भारी मात्रा में यहां कोयला मिलता है। डोनेत्स्क क्वेश्चन आता भी है कि डोनाबास क्षेत्र या डोनेत्स्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो क्या आंसर देंगे? यूक्रेन में। यूक्रेन में कोयला का सब दुनिया का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है डोनेत्स्क या डोनाबास। ये कहां है भैया? यूक्रेन में। सेना, रूस की सेना यहां प्रवेश कर चुकी है, इसलिए अभी चर्चा में है। एक बात और जान जाइए आप लोग, रूस की सेना आखिर क्यों यूक्रेन में घुसना चाहती है? क्यों यूक्रेन पर दबदबा बनाना चाहती है? रूस का कहना है कि यूक्रेन, तुम चाह रहे हो कि हम नाटो सेना ज्वाइन कर लें, नाटो के मेंबर तुम बन जाओगे। और जैसे ही यूक्रेन तुम नाटो का मेंबर बनोगे, नाटो के सहयोगी देश अपना सेना लेकर तुम्हारे देश में आकर खड़े हो जाएंगे। और अगर तुम्हारे देश में खड़ा हुए, चूंकि तुम्हारा बाउंड्री हमारा बाउंड्री मैचिंग में है, ऐसे में हमें खतरा हो जाएगा, सुरक्षा को लेकर हमें खतरा होगा। तुम लिख कर दो कि तुम नाटो में नहीं जाओगे, तब हम अपना सैनिक पीछे कर लेंगे, वरना तुम पर हमला करेंगे, तुमको मारेंगे, पीटेंगे, कब्जा कर लेंगे, पर नाटो में तुम्हें सम्मिलित नहीं होने देंगे। एक तो कारण यह है, रूस का यूक्रेन पर हमले का एक कारण यह है।
और दूसरा कारण, ये तो तत्कालिक कारण है, और दूसरा कारण 1991 से घाव है। इस छाती में अंदर एक सीने में घाव है। वो घाव क्या है? अमेरिका ने यूएसएसआर, जो कि दुनिया का सबसे विशाल देश था, आज भी है, रूस का क्या करवा दिया? डिवीजन। यूएसएसआर का, नोट कर लीजिए, यूएसएसआर का क्या करवा दिया? 1991 में डिवीजन। 16 अलग अलग कंट्री में, 16 अलग अलग देशों में यूएसएसआर का विभाजन हो गया। यानी रूस का टुकड़ा टुकड़ा करवाने में अमेरिका का योगदान था। रूस उस घाव को भी लेकर बैठा हुआ है। वो कोशिश में रहता है कोई ऐसा काम करे ताकि अमेरिका को धक्का लगे। समझ में आ रहा है ना? एक तो दर्द है पुराना, वो छटपटा रहा है अंदर से कि कुछ भी करेंगे बेटा, तुमको हम बताएंगे कि हम कौन हैं, तुमने हमें तोड़वाया है, हम दिखाते हैं कैसे टूटते हैं। और दूसरा कारण क्या है? ये नाटो में सम्मिलित होने वाला था, ऐसा अफवाह था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा। तो कहा कि भैया तुम लिख के दो कि नाटो में नहीं जाओगे। यूक्रेन इस बात के लिए तैयार नहीं था। तो ठीक है, मारेंगे तुमको हम, अब देखते हैं तुमको कौन बचाता है। अब घुस गया। अब देखिए क्या होता है दुनिया में। खैर जाने दीजिए। तो रूस का डोनेत्स्क इलाके में सेना घुस गई है। यहां भारी मात्रा में कोयला मिलता है। यूक्रेन की राजधानी क्यू। यूक्रेन की राजधानी कहां है जी? क्यू। यूक्रेन की राजधानी क्यू। और देखो चीजों को समझना, एक चीज और बता दें, 2014 में यूक्रेन का ही क्षेत्र था एक क्रीमिया। यूक्रेन का एक क्षेत्र था क्रीमिया। 2014 में यूक्रेन का क्षेत्र था क्या? क्रीमिया यूक्रेन का क्षेत्र था। इस पर रूस ने क्या कर लिया? 2014 में कब्जा कर लिया। कोई कुछ नहीं बोला। मैं बता दूं, एक चीज नोट कर लो, एक बात जल्दी नोट करो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रूस ने जब 2014 में क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया तो रूस को G8 से क्या कर दिया गया? बाहर निकाल दिया गया। रूस को G8 एक ग्रुप, कंट्री का ग्रुप है, उससे बाहर कब निकाला गया? रूस को G8 से बाहर निकाला गया 2014 में। और मैं बता दूं कि 1997 में रूस G8 का मेंबर बना था। रूस 1997 में G8 का मेंबर बना था। G8 में सबसे बाद में शामिल होने वाला देश कौन था? रूस। और सबसे पहले निकाला किसको गया? रूस को। 2014 में यूक्रेन का ही एक क्षेत्र था क्रीमिया, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया जबरन, कोई कुछ नहीं बोला, G8 से निकाल दिया गया उसे। अब G7 है। अब इस ग्रुप का नाम G8 नहीं है भैया, G7 है। नोट कर लो। सबसे बाद में G8 में कौन शामिल हुआ? रूस। कब शामिल हुआ? 1997 में। निकाला कब गया? 2014 में। क्यों निकाला गया? जब रूस ने यूक्रेन का ही क्रीमिया पर अपना क्या कर लिया? कब्जा जमा लिया। इन सारी घटनाओं को आपको नोट करना होगा, आपको रिलेट करके पढ़ना होगा। यूक्रेन का डोनाबास क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। पटना, अब देखिए बिहार से एक और करंट अफेयर। पटना, पूर्णिया और गया के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी बनेगा खादी मॉल। पटना, पूर्णिया और गया के बाद भारत का पहला खादी मॉल कहां बना था? पटना में। भारत का पहला खादी मॉल पटना में बना था, दूसरा खादी मॉल पूर्णिया में और तीसरा गया में, और चौथा खादी मॉल कहां बन रहा है भैया? मुजफ्फरपुर में। एक प्रश्न तुम बताओ, मैंने बताया था आपको, पूर्णिया वाले खादी मॉल का थीम क्या है? पूर्णिया वाला और गया वाला खादी मॉल का थीम बताओ। गया के खादी मॉल का थीम क्या था? जल्दी बताओ। मैंने बताया था आपको, गया में जो खादी मॉल बन रहा है उसका थीम है बुद्धिज्म, बुद्ध का विचार। और पूर्णिया के खादी मॉल का थीम क्या है मेरे भाई? तो गांधी का विचार। पूर्णिया के खादी मॉल का थीम गांधी का विचार और गया के खादी मॉल का थीम बुद्ध का विचार। और अभी मुजफ्फरपुर में भी क्या बनाया जाएगा? खादी मॉल। और मैंने बताया था कि बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी को बनाया गया है। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मनोज तिवारी को। यानी बिहार में अब कितने खादी मॉल हो जाएंगे मेरे भाई? पटना, पूर्णिया, गया और मुजफ्फरपुर। याद कर लेना, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी। गया वाले खादी मॉल का थीम बुद्धिज्म और पूर्णिया वाले खादी मॉल का थीम गांधीज्म। नोट कर लीजिए, ये सब बात भूलना नहीं चाहिए। अगला करंट अफेयर केरल से संबंधित, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट। केरल के एक व्यक्ति है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा नाम याद कर लीजिए। हिंदू देवी देवताओं का चित्र बनाने वाले
पहले व्यक्ति कौन है? राजा रवि वर्मा। नोट कर लो, हिंदू देवी देवताओं का चित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? राजा रवि वर्मा। उनकी दो पेंटिंग, द कैकट और रियलाइनिंग नायर लेडी, ये पेंटिंग का नाम है। उनकी हाल ही में ये दोनों पेंटिंग क्या की गई है? नीलाम की गई है। कितने रुपए में भाई? कितने रुपए में? 1 करोड़ से अधिक में नीलाम किया गया है। द कैकेट, हाल ही में राजा रवि वर्मा के दो पेंटिंग, द कोकेट और रियलाइनिंग नायर लेडी, ये पेंटिंग का नाम आप याद कर लीजिएगा। इसे 1 करोड़ से अधिक रुपये में क्या की गई है? नीलामी की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण, राजा रवि वर्मा भारतीय हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? राजा रवि वर्मा। सामने में देख लीजिए, ये जो रियलाइनिंग नायर लेडी, उसका चित्र मैंने दे दिया है, देख लो आप। सामने में चित्र है इस लेडी का। इस चित्रकारी को 1 करोड़ से अधिक रुपए में बेचा गया है। और हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाने वाले पहले व्यक्ति राजा रवि वर्मा हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला करंट अफेयर को देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का 2 क्षेत्र, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का 2 क्षेत्र, एक का नाम है कुंडलपुर और एक का नाम है बांदकपुर, इन दोनों क्षेत्रों को पवित्र क्षेत्र घोषित किया है। क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश के 2 क्षेत्र को किस जिले में है भाई? तो दमोह जिले में। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के 2 प्लेस, उसका नाम क्या है जिसे पवित्र क्षेत्र घोषित किया है? दमोह जिले के कुंडलपुर और बांदकपुर, ये दोनों क्षेत्र जैन धर्म से संबंधित है। ये दोनों क्षेत्र जैन धर्म से संबंधित है। इन दोनों क्षेत्र को मध्य प्रदेश के सरकार ने पवित्र क्षेत्र घोषित किया है और कहा है कि अब इन दोनों जगहों पर मांस या मदिरा, मांस और शराब आदि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ी पर पौधारोपण करके इसे हरा भरा बनाया जाएगा तथा कुंडलपुर जैन तीर्थस्थल है और जबकि बांदकपुर प्रसिद्ध जगेश्वर नाथ का मंदिर है, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। तो भैया कुंडलपुर, ऐसे भी कुंडलपुर गांव में जन्म हुआ था। वैशाली के कुंडलपुर में ही महावीर का क्या हुआ था? वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडलपुर में, लेकिन ये कुंडलपुर मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के दमोह जिले के कुंडलपुर जो जैन धर्म से संबंधित है और बांदकपुर भी एक जैन संत है जगेश्वर नाथ, इन दोनों के मंदिर है। इन दोनों स्थान को मध्य प्रदेश की सरकार ने पवित्र स्थान घोषित किया है और मांस मदिरा को वहां बैन कर दिया है। नोट कर लीजिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर का नाम अश्वसेन, जो काशी, अश्वसेन नहीं सॉरी पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और 24वें तीर्थंकर महावीर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर। पहला ऋषभदेव, 23वां पार्श्वनाथ जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, और 24वां महावीर। महावीर के माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, महावीर के पत्नी का नाम यशोदा, और महावीर के पुत्री का नाम अन्योजा प्रियदर्शनी, महावीर के दामाद का नाम जामाली, याद रखिएगा। और जैन धर्म में 5वां महाव्रत किसने जोड़ा? महावीर ने। जैन धर्म के 5वां महाव्रत जो ब्रह्मचर्य है उसको किसने जोड़ा? महावीर ने। और जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन? जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन? श्वेतांबर जो सफेद कपड़ा पहनते थे, दिगंबर जो कपड़ा ही नहीं पहनते थे, ये 2 संप्रदाय। और जैन धर्म के 2 संगति हुआ, 2 मीटिंग हुआ, एक गुजरात के बल्भी में और दूसरा पाटलिपुत्र में। नोट कर लीजिए, जैसे बौद्ध धर्म में 4 संगति हुआ है ना, जैन धर्म में कितनी संगति हुआ? 2 संगति, गुजरात के बल्भी में और बिहार के पाटलिपुत्र में। जैन धर्म के 2 संप्रदाय, श्वेतांबर सफेद कपड़ा पहनने वाले, दिगंबर नग्न रहने वाले। और जैन धर्म में 5वां महाव्रत किसने जोड़ा? ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? तो महावीर ने जोड़ा। महावीर के माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अन्योजा प्रियदर्शनी और दामाद का नाम जमाली। इतनी बातें याद रखिएगा। जन्म कहां हुआ महावीर का? कुंडलपुर ग्राम में। और मृत्यु कहां हुआ? पावापुरी में।
और ज्ञान कहां मिला? तो जिम्भरिका ग्राम में। ये सारी बातों को याद कर लीजिए। दमोह जिले के कुंडलपुर और बांदकपुर को क्या घोषित किया गया है? पवित्र गांव, पवित्र जगह घोषित किया है। अभी हाल ही में हमारे लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, नाम सुना आपने? ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हैं, कोटा से सांसद हैं, कोटा से सांसद हैं। और हाल ही में कहां आए थे? बिहार विधानसभा। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में भाग लेने आए थे। कौन? ओम बिरला। और वहां घोषणा हुआ कि पूरे भारत के जितने भी विधानसभा हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ना, यानी कि ई विधानसभा का विकास करना। तो हाल ही में बिहार के शताब्दी समारोह में ओम बिरला बिहार आए थे। लेकिन ये जो करंट है, ओम बिरला कहां गए हैं भैया? यूएई गए हैं। यूएई के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। नोट कर लीजिए, अभी ओम बिरला की यात्रा कहां हुआ है? यूएई। 21 से 25 फरवरी के बीच वो कहां रहेंगे? यूएई में रहेंगे। यूएई का मतलब संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, ओम बिरला का दौरा हुआ है संयुक्त अरब अमीरात का। नोट कर लीजिए, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहां है भैया? तो अबू धाबी। यूएई की राजधानी अबू धाबी। नोट कर लीजिए, यूएई की राजधानी कहां है भैया? अबू धाबी। कहां गए हैं ओम बिरला? यूएई। और हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह को भी संबोधित किसने किया? श्री ओम बिरला जी ने। कहां से सांसद है भैया? तो कोटा से। कोटा किस नदी के किनारे है? तो चंबल नदी के किनारे। कोटा किस नदी के किनारे है भैया? तो चंबल नदी के किनारे। जल्दी से आइए, अगला प्रश्न है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टीसीएस ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह सिडनी, वहां डिजिटल गैराज लॉन्च किया है। डिजिटल गैराज। गैराज क्या होता है? जहां गाड़ी खड़ी होती है या गाड़ी को बनाया जाता है। इसने डिजिटल गैराज बनाया है। गाड़ी को खड़ी करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए एक डिजिटल गैराज। मतलब क्या? अगर आपकी गाड़ी खराब है तो लाइव आगे हमारे मिस्त्री क्या करेंगे? उस गाड़ी को बताएंगे कहां कहां क्या करना है। यानी कि पहले सुना था टेलीमेडिसिन, डॉक्टर अमेरिका का इलाज पटना में हो रहा है, इलाज लखनऊ में हो रहा है। अब डॉक्टर मैकेनिक कहीं का भी होगा, उस गैराज में क्या करेगा? गाड़ी का इलाज करेगा। तो डिजिटल गैराज, दुनिया का पहला डिजिटल गैराज किसने लॉन्च किया है? टीसीएस ने लॉन्च किया है। एशिया प्रशांत में पहला ऐसा केंद्र है जो न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग, एम्स्टर्डम और टोक्यो के अलावा बनाया गया है। क्लियर है? तो भैया अभी पूछा जाए टीसीएस ने अपना डिजिटल गैराज कहां बनाया है? सिडनी में। एक इंपॉर्टेंट जानकारी, सिडनी का पुराना नाम बॉटनी बे है। सिडनी को पहले क्या बोलते थे भाई? बॉटनी बे। बॉटनी बे, नोट कर लीजिए, सिडनी का पुराना नाम बॉटनी बे। और इसका खोज किया था कैप्टन कुक। कैप्टन कुक। सिडनी का खोज किसने किया था? कैप्टन कुक ने किया था। सिडनी का खोज किसने किया था? कैप्टन कुक। नेक्स्ट आइए, अगले करंट अफेयर पे आते हैं। देखिए, असम में टेलीविजन पत्रकारिता के अग्रणी रहे। असम में टेलीविजन पत्रकारिता में अग्रणी रहे प्रताप बारदोलाई का निधन हो गया है। प्रताप बारदोलाई का निधन हुआ। इंपॉर्टेंट क्या इनके बारे में है? इन्होंने दूरदर्शन केंद्र गुवाहाटी में असमिया भाषा के पहले न्यूज डिटेल्स इन्होंने ही गुवाहाटी तारामंडल को घाटम के समय बजाने वाले कमेंट्री को भी रिकॉर्ड किया था। मतलब कि पहली बार असमिया भाषा में इन्होंने न्यूज को पढ़ा था। असमिया भाषा में असम के दूरदर्शन केंद्र से असम भाषा में, असम की भाषा में इन्होंने न्यूज पढ़ने का पहली बार काम किया था। इनका नाम है प्रताप बारदोलाई। इनका निधन हो गया। असम की राजधानी दिसपुर। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं, याद कर लीजिएगा। और अभी हाल ही में नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन भी किसने लॉन्च किया? पहला असम सरकार ने। प्रताप बारदोलाई का निधन हो गया, जो असमिया भाषा के पत्रकार थे। नेक्स्ट आते हैं, अगला है भाई जम्मू कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। जम्मू कश्मीर में शैववाद। जम्मू कश्मीर में कई लोग शिव के उपासक हैं। शिव और शक्ति, देवी माता और शिव जी के बहुत बड़े उपासक हैं। उनके कई लोग हैं वहां। तो शैववाद पर शोध करने के लिए जम्मू कश्मीर का पहला
अध्ययन और प्रकाशन शोध केंद्र की स्थापना की गई है। क्वेश्चन आ जाए कि शैववाद पर पहली बार किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में अध्ययन और शोध केंद्र की स्थापना की गई है, तो क्या आंसर देंगे? जम्मू कश्मीर में पहली बार शिववाद पर, शैववाद पर रिसर्च करने के लिए, अध्ययन करने के लिए जो शोध केंद्र की स्थापना की गई, कहां की गई है? जम्मू कश्मीर में। नोट कर लीजिएगा। चलिए, शैववाद पर रिसर्च करने के लिए पहली बार शोध केंद्र कहां बना? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू, और लद्दाख की राजधानी लेह। नोट कर लीजिएगा। आगे आइए, भारत की जनजातीय स्वदेशी भाषा, ये बुक का नाम है, एक किताब है भारत की जनजातीय स्वदेशी भाषा। इसका प्रकाशन प्रोफेसर रमेश सिगौर ने किया है, जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रोफेसर हैं। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रोफेसर रमेश गौर के द्वारा एक किताब का प्रकाशन किया गया है, जिसका नाम है भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषा। किस दिन भाई? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। हाल ही में मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मैंने पढ़ाया था, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। उस दिन रमेश गौर ने भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषा नाम की किताब का विमोचन किया है। नेक्स्ट आते भाई, अगला करंट अफेयर है चेन्नई की 13 वर्षीय छात्रा हसीनी लक्ष्मी ने, एक चेन्नई मद्रास यानी तमिलनाडु के चेन्नई की 13 वर्ष की एक छात्रा है, उसका नाम है हसीनी लक्ष्मी। इसने किताब लिखी है द फर्स्ट स्टेप। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 साल की छात्रा है हसीनी लक्ष्मी, उसने किताब लिखी है द फर्स्ट स्टेप। इस किताब को उसने किससे भेंट किया है? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को हसीनी लक्ष्मी ने अपने द्वारा लिखी किताब द फर्स्ट स्टेप को भेंट किया है। इस किताब में क्या है? इस किताब में 25 युवा अचीवर्स के प्रेरक यात्रा का वर्णन है। 25 यूथ जिन्होंने बेहतर काम किया है, उनके जीवन के बारे में, उनके बेहतर काम के बारे में इस किताब में वर्णन है। किसने लिखा? हसीनी लक्ष्मी ने। द फर्स्ट स्टेप, मद्रास की रहने वाली है। इस किताब में क्या वर्णन है? 25 अलग अलग युवाओं के संघर्ष की कहानी का इसमें वर्णन है। आगे बढ़ते हैं भैया। देखो सामने 13 वर्षीय, मुझे लग तो नहीं रहा 13 वर्षीय हैं ये, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बोल दिया तो मान लेना पड़ेगा, है ना जी। आगे चलते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। वैसे बड़े लोगों का उम्र घटता नहीं है, नहीं, बड़े लोगों का उम्र नहीं घटो, हमेशा 13, 14, 15 के बने रहते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक महिला है, एक वकील है, जिनका नाम है दुर्गा दत्त। दुर्गा दत्त ने, सुन लो क्या केस था। दुर्गा दत्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। दुर्गा दत्त एक महिला है, सुन लो मेरी कहानी पहले। दुर्गा दत्त ने अभी केस किया था सुप्रीम कोर्ट में। कहानी क्या है सुन लो। दुर्गा दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, एक PIL दायर किया। उसमें कहा गया कि जो मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51A में, भाग 4A में, सुना होगा आपने, पॉलिटी पढ़ा होगा आपने, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा आपने, आप जानते होंगे। अनुच्छेद 51A भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है। यह मौलिक कर्तव्य क्या केवल दिखाने के लिए है? इस बात को लेकर इसने केस किया और कहा कि साहब ये मौलिक कर्तव्य केवल दिखावा के लिए है, कोई इसका पालन नहीं करता, तो क्यों न इसे पूरे देश में, हर राज्य में इसे सख्ती से पालन करवाया जाए। इसलिए इन्होंने क्या किया था? एक एप्लीकेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं के एप्लीकेशन के जवाब में पूरे राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को क्या जारी किया? नोटिस जारी किया है और पूछा है कि आप मौलिक कर्तव्य जो बनाया है उसको लेकर आप क्या स्टेप ले रहे हैं? क्या लोग उसका पालन करते हैं? क्या आप करवाते हैं या नहीं करता, उस पर कोई एक्शन करते हैं? इसका रिपोर्ट जल्दी दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने दुर्गा दत्त के एप्लीकेशन पर विचार करते हुए सभी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को नोटिस दिया है कि भाई आप क्या करें, अनुच्छेद 51A के बारे में जवाब दें। अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्य है उसमें जवाब दें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में मौलिक कर्तव्य का अवधारणा कहां से लिया गया है? रूस से। भारत में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी कहां से लिया गया? रूस से।
कब जोड़ा गया? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन। नोट कर लो, मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कब जोड़ा गया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। इतनी बातें नोट कर लो। अनुच्छेद 51 भाग 4 अनुच्छेद 51 किसने है भैया? भाग 4A में है। नोट कर लो, भाग 4A अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य के लिए है। ये रूस से लिया गया है और इसे 1976 के 42वां संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने? 10। बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ और 2002 में, और उससे एक और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो कितने हो गए मौलिक कर्तव्य? 11। पूछा जाए वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं भैया? 11। और कौन कौन सा संशोधन है मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ? तो पहला 42वां संशोधन और दूसरा 86वां संशोधन। नोट कर लो, 42वां संविधान संशोधन 1976 और 86वां संविधान संशोधन 2002। ये दोनों का संबंध किससे है? मौलिक कर्तव्य से है। नोट कर लीजिए, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर जोड़ा गया। और एक बात और जान जाओ, ये वही स्वर्ण सिंह है जो कभी पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कौन? सरदार स्वर्ण सिंह। उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, उसी ने कहा कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य होना चाहिए और 42वां संशोधन और 86वां संशोधन करके मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो दुर्गा दास की रिपोर्ट पर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से पूछा है कि आप मौलिक कर्तव्य को लेकर क्या कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला करंट अफेयर। नेक्स्ट आ जाइए मेरे भाई। अगला है, केंद्र सरकार ने सीमा पर प्रबंधन के लिए, सीमा पर प्रबंधन का मतलब सीमा पर बाड़ लगाने के लिए, सीमा पर सड़क बनाने के लिए, सीमा पर सड़क, सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, तो सीमा पर प्रबंधन के लिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट योजना के लिए 13,020 करोड़ रुपए को मंजूर किया है। इस राशि को 2022 से 2026 के बीच खर्च करना होगा। क्वेश्चन है भैया, सीमा पर, बाउंड्री पर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए, बाड़ लगाने के लिए, बिजली लाने के लिए सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट योजना के तहत कितने रुपए खर्च करेगी? 5 साल में कितने रुपए खर्च करेगी भैया? 13,020 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वेदांता हो गया। वेदांता ग्रुप के केयर्न ऑयल एंड गैस ने राजस्थान में के बाड़मेर में दुर्गा नाम के एक अलग से तेल क्षेत्र का क्या किया है? खोज किया है। नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट आ जाइए मेरे भाई। हाल ही में किसान आंदोलन के जनक माने जाने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाया गया है। आप जानते होंगे बिहार के बड़े किसान नेता में सहजानंद सरस्वती का नाम आता है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की क्या मनाई गई है? जयंती मनाई गई है। और इनके बारे में बता दूं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कहां हुआ था? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। और लिख लो, पहले बिहार स्पेशल 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। नोट कर लो, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था 1929 में। ये बात नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई। अब इनकी जयंती मनाई गई, इनके बारे में कुछ बात जानना आपके लिए जरूरी है, बेहद जरूरी है। 1929 में क्या किया गया? 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया
और लिखो 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 में 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा का गठन भी किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। इनका जन्म कहाँ हुआ? गाजीपुर में। लेकिन जन्म भले ही उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन ज्यादातर इनका कार्य क्षेत्र कहाँ रहा? बिहार में। जब बात सहजानंद की आई है तो नोट कर लो, बीपीएससी में पूछता है किसान नेता का नाम, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता है? नोट करो, स्वामी सहजानंद, दूसरा नाम लिखो कार्यानंद, सहजानंद, कार्यानंद, विद्यानंद, सहजानंद, कार्यानंद, विद्यानंद, श्री कृष्ण सिंह, शाह मोहम्मद जुबैर। इसके बाद लिखो पंडित यदुनंदन शर्मा। ये सब क्या है? राहुल सांस्कृत्यायन। ये सब किसान नेता है बिहार के। सहजानंद, कार्यानंद, विद्यानंद, इसके अलावा यदुनंदन शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण सिंह, शाह मोहम्मद जुबैर। ये सारे के सारे क्या है? बिहार के किसान नेता में इनका नाम आता है। नेक्स्ट आते हैं भैया, अगला नेक्स्ट करंट। हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ रिवर परियोजना डगमारा परियोजना। रन ऑफ रिवर का मतलब क्या होता है? रन ऑफ रिवर का मतलब नदी में बनाया गया ऐसा बांध जिसमें नदी के पानी को रोके बिना बिजली का उत्पादन किया जाए। नदी के पानी को रोके बिना बांध बनाने की प्रक्रिया को रन ऑफ द रिवर कहते हैं। तो भारत हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमारा परियोजना कोसी नदी पर बनाई जा रही है। सुपौल में बन रहे इस परियोजना का कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और राज्य सरकार के बीच क्या हुआ है? समझौता। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और बिहार राज्य सरकार के द्वारा डगमारा जल विद्युत परियोजना बन रहा है, और यह कोसी नदी पर बन रहा है, सुपौल में बन रहा है, और यह हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ रिवर परियोजना है जो बिहार के सुपौल में कोसी नदी पर बन रहा है। अब कोसी की बात आई तो कोसी नदी को बिहार का शोक या बिहार का दुख कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेपाल में इसे अरुण और सप्त कोसी नदी के नाम से भी जानते हैं। कोसी को नेपाल में अरुण या सप्त कोसी के नाम से भी जानते हैं। बिहार, अगला करंट अफेयर बिहार से ही है। नेक्स्ट करंट अफेयर भाई, हाल ही में बिहार के 13 जिले में हॉलमार्क कानून लागू किया गया है। अब पूरे भारत के 256 जिले में सोना पर गोल्ड खरीदते हैं तो क्या लगाना पड़ता है? हॉलमार्क अनिवार्य किया जाता है। तो बिहार के 13 जिले में हॉलमार्किंग को क्या किया गया? अनिवार्य कर दिया गया। अब पूरे देश में 256 जिले में हॉलमार्किंग कानून को लागू किया गया है। तो नोट कर लीजिए, बिहार के 13 जिले और पूरे देश के 256 जिले में हॉलमार्क कानून लागू किया गया है। नेक्स्ट करंट पे हम लोग आते हैं। बिहार की योजना अपनी क्यारी अपनी थाली। बिहार की योजना अपनी क्यारी और अपनी थाली को, अपनी क्यारी और अपनी थाली को अंतरराष्ट्रीय एग्रीकल्चर टुडे, एक मैगजीन है जिसका नाम है एग्रीकल्चर टुडे। एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन ने क्या किया है? इस योजना को अपनी मैगजीन में स्थान दिया है। बिहार की किस योजना को अंतरराष्ट्रीय पत्रिका एग्रीकल्चर टुडे ने अपनी पत्रिका में स्थान दिया? कौन सी योजना को? अपनी क्यारी अपनी थाली। और अंतिम बात सुन लो मेरे भाई, बिहार में जो तीसरा कृषि रोड मैप है, बिहार में जो तीसरा कृषि रोड मैप है, उसका नारा है कि पूरे भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक एक व्यक्ति की थाली में एक बिहारी व्यंजन होना चाहिए। एक बिहारी खाना पूरे भारत के प्रत्येक थाली में होना चाहिए। ये तीसरा कृषि रोड मैप का नारा है। और अपनी क्यारी अपनी थाली योजना को एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन ने स्थान दिया है। आज हम लोग 30 करंट ही करेंगे। कैसा लगा यहां तक का करंट? आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा करंट अफेयर आज का। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं कल शाम में इसी समय करंट के एक नए सीरीज के साथ मिलूंगा। अभी का करंट, आज का करंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके पीडीएफ के लिए मिशन 50 IAS, मिशन IAS और डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS सर है, इन तीनों का एक टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाइए। इसका पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।